इंडिया का सबसे खूबसूरत हिस्सा हिमालय, जहाँ आज भी ऐसी कई खूबसूरत जगहें हैं जो इन ऊंचे पहाड़ों की परछाई में छुपी हैं। ऐसी ही एक जगह इतना दूर बसी है कि यहाँ पहुँचते पहुँचते आप इंडिया के एक आखिरी हिस्से में आ जाते हो। इंडिया का वो हिस्सा जो भूटान और तिब्बत के कहीं बीच में छुपा है। लेकिन इस छुपी जगह पर पहुंचते ही आसमान में खो चुके तारे भी मिल जाते हैं और रफ्तार में खो चुकी जिंदगी भी। एक अनोखा रहन सहन और एक अनोखे कल्चर की कहानी लिए अरुणाचल में बसा इंडिया तिब्बत बॉर्डर पर सबसे पहला और आखिरी विलेज ये है ज़ेमिथांग। 7,000 फीट की हाइट पर इन पहाड़ों में बसी कई छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर बनता है ज़ेमिथांग, जहां इन सब बस्तियों की शांति के बीच तेज बहाव से अपनी मौजूदगी जाहिर करते हुए बहती है नमचांगशु नदी, जो बहती हुई आती है तिब्बत से। पर इसी नदी के रास्ते बस 10 किलोमीटर दूर ही तिब्बत शुरू हो जाता है। और ये वही रास्ता है जिससे दलाई लामा जी ने तिब्बत से भागकर इंडिया में शरण ली थी जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया था। और मैं तिब्बत बॉर्डर के उस आखिरी पॉइंट तक यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC तक जाने वाला हूँ। पर उससे पहले इस नदी के साथ बसे इन खूबसूरत गांव को जानना ज़रूरी है। इन सारी बस्तियों को पांगचेन वैली भी कहा जाता है, जिसमें पांगचेन का मतलब होता है ऐसी जगह जो सभी पापों से मुक्त है। फिर इसी खास मतलब की तलाश में मैं यहाँ की इन गलियों में घूमने लगा। तो स्वागत है आप सबका इंडिया के लास्ट विलेज में, जिसका नाम है ज़ेमिथांग। यहाँ पर ईस्टर्न साइड पे भूटान बॉर्डर है और नॉर्दर्न साइड पे है तिब्बत बॉर्डर। और जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ वो इंडिया की लास्ट सिविलाइजेशन है ईस्टर्न हिमालयाज़ में। तो मेरे आसपास के ये आपको घर देखकर तो समझ में आ रहा होगा कि कितना ज़्यादा डिफरेंट एरिया है, कितना ज़्यादा डिफरेंट कल्चर होगा यहाँ का, कितना डिफरेंट लाइफस्टाइल होगा। और मैंने पहली बार इस तरह के घर देखे हैं, मतलब इतना मल्टी स्टोरी उन्होंने स्टोन से घर बना रखे हैं। तो जनरली हम इस तरह के घर देखते नहीं हैं। तो इधर आकर जब मुझे ऐसे घर दिख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि शायद मैं इंडिया में हूँ या कहीं फॉरेन कंट्री में हूँ। अब यहाँ घरों के और कल्चर के बारे में जानने के लिए मुझे किसी लोकल से बात करनी ही थी। फिर यूं ही घूमते घूमते मेरी एक फैमिली से मुलाकात हुई और इन घरों को अंदर से देखने का भी मौका मिला। अंदर से भी देख सकता हूँ घर क्या? देख सकते हैं। चाय पिएगा सर? चाय पी ले वहाँ। नमक चाय पिए, नमक चाय। नमक चाय? हाँ। नमक चाय, बटर मिल्क, बटर टी? हाँ हाँ। ठीक है चलिए। तो आपका 3 फ्लोर का घर है? हाँ 3 फ्लोर। ओह। इधर पहले जमाना में इधर गाड़ी रखता है, यहाँ में आदमी बैठता है, ऊपर में सामान रखता है। स्टोर रूम होता है ऊपर, हाँ। बीच में आदमी बैठता है और नीचे गाय। हाँ। अच्छा अच्छा। हेलो, नाम क्या है? मिंग। हेलो मिंग। सर आप कहाँ से? मैं हूँ दिल्ली से। दिल्ली जी। कितने आदमी है सर? कितना आदमी? मैं तो अकेले घूमने आया, अकेले आया। कैसे लगा है सर चाय? चाय तो बढ़िया है। बस आप पीजिए, इतना नहीं। सुबह एक नहीं पीना है, थोड़ा सा और लीजिए। नहीं चल थोड़ा सा देना, बस थोड़ा सा बस। थैंक यू। आप इसमें पीते हैं ये बाउल प्याले में? अच्छा। तो आपका घर ये कितना पुराना होगा? ये तो अभी 1000 साल होने वाला होगा। ये तो 1000 साल? अच्छा, मतलब आपके कई परदादा पिताजी सब, पिताजी का पिताजी लोग पूरी जनरेशन अच्छा रहे हैं इसमें। अच्छा, ये घर इसीलिए इतने अलग दिखते हैं क्योंकि ये सच में सदियों पुराने हैं। बल्कि दीदी ने बताया कि पहले के ज़माने में
सब गांव वाले साथ मिलकर एक ही घर को बनाते थे और सिर्फ एक घर को बनाने में ही कई साल लग जाते थे। लेकिन पत्थरों से घर बनाने जैसे इतने मुश्किल काम की ताकत उन्हें मिलती थी यहीं उगने वाली इन ऑर्गेनिक चीजों से। क्या फायदा होता है इसको खा के? इसमें पहले जमाना में तो यही ज्यादा खाता है ना। हम लोग का छोटा बच्चा पैदा होने का साथ साथ यही खिलाता है। पैदा होते ही जो सबसे पहली चीज खाते हैं? खिलाता है। अच्छा अच्छा। ज्यादा ताकत होता है बोलते हैं। इसका आटा बना के खाते हैं? हाँ। असल में ये है रागी और यहाँ गेहूं से ज्यादा इसी को खाया जाता है। मॉडर्न दुनिया में तो रागी को अब जाकर सुपर फूड माना गया है, लेकिन यहाँ पर ये लोग इसे सदियों से खाते आ रहे हैं। फिर दीदी ने मुझे यहाँ के खेत भी दिखाए। ये आपका खेती है? अच्छा। जिसमें सबसे खास तो मुझे इनका कद्दू को उगाने का तरीका लगा। इस बस्ती की गलियों में ये जो आप बाउंड्री वॉल पर झाड़ियां लगी देख रहे हैं, ये असल में कद्दू की खेती है। और ये जो बाउंड्री वॉल है उस पे पूरे कद्दू उगाए हुए इन्होंने। ये घर है, ये सामने बाउंड्री वॉल है, उस पे कद्दू आ रहे हैं। सही है यार ये भी। फिर इस फैमिली को अलविदा करके अब मुझे जाना था यहाँ से दिखते कुछ ऊंचे पहाड़ों की ओर। ठीक है, थैंक यू चाय के लिए। अच्छा बाय। ज़ेमिथांग से दिखते इन ऊंचे पहाड़ों के जब करीब जाते हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया सामने आती है। इन खुली वादियों के बीच कुछ छोटे से घर बसे हैं जो हिमालय के पहाड़ों के बीच घर बनाने की एक परफेक्ट लोकेशन पर है, जिनमें कुछ रोमांटिक लोग रहते हैं। तो ज़ेमिथांग से जो ऊंचे पहाड़ दिखते हैं उनके अंदर यहाँ एक जंगलों के बीच में गांव है छोटा सा, या एक तरह से बस्ती है। नमस्ते भैया, ये आप इसी घर में रहते हैं? अच्छा अच्छा। बड़े खूबसूरत से ये पत्थर के और अंदर से लकड़ी के घर बने हुए हैं, जिनके अंदर एक तरह से चरवाहे रहते हैं जो अपनी गायें को लेकर आते हैं गर्मियों के टाइम पे। और ये एक तरह से टेम्पररी घर है और इनके अंदर कुछ टाइम तक रुकता है, मतलब गर्मियों के टाइम पे, और सर्दियों में वापस नीचे चले जाते हैं अपनी गायें वगैरह को लेके। गर्मी से बैठे हुए हैं, अब नीचे चले जाएंगे। अच्छा। मौसम नीचे जाएगा, गर्म का दिन ऊपर आ जाता है, फिर ऊपर आ जाएगा। वैसे तो एक तरह से नोमैडिक लाइफ हो गई इनकी, एक तरह से बंजारों वाला लाइफस्टाइल हुआ, बट बहुत सुंदर लग रही है वाली जगह जहाँ पर इन्होंने बस्ती बनाई हुई है। अब देखने में ये जगह कितनी ही खूबसूरत लगे, पर यहाँ हमेशा रहना इन लोगों के लिए भी मुश्किल है। हेलो। इस खूबसूरत जगह को देखने के बाद मैं गया ज़ेमिथांग की सबसे फेमस जगह पर। नमजांगशु नदी के किनारे ही बसा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा स्तूपा, गौरसम शॉर्टन। ये स्तूपा करीब 100 फीट लंबा और 200 फीट चौड़ा है। अगर मैं इसके थोड़ा करीब जाकर दिखाऊंगा आपको तो आपको पता चलेगा इसका स्केल की एक्चुअल में कितना ज़्यादा बड़ा है। और ये एक तरह से रेप्लिका बनाया गया है, जो नेपाल में काठमांडू में एक बौद्धनाथ स्तूपा है उसका रेप्लिका बनाया गया है। बट लोकल्स ने इसको यहाँ वैली में इसलिए बनाया है ताकि ये वैली को इविल स्पिरिट्स या फिर कहें कि एक तरह से बुरी आत्माओं से बचा सके। इस स्तूपा को ज़ेमिथांग के शुरू होने से ठीक पहले बनाया गया है, क्योंकि यहाँ रहने वाले लोग मानते हैं कि ये गांव में आने वाली सभी बुरी आत्माओं को गांव के अंदर नहीं आने देता। और मैंने देखा जितने भी ये बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर होते हैं ना, थोड़ा इन्हें देख के या इनके आसपास के एरिया में काफ़ी ज़्यादा पीस तो महसूस होता है। पर यही स्तूपा दलाई लामा जी की इंडिया में ठहरने की सबसे पहली जगह थी। फिर क्यों ना उस जगह पर चला जाए जहाँ से वो तिब्बत से भागकर इंडिया में आए थे, यानी LAC पर।
बॉर्डर के करीब जाने के लिए ज़ेमिथांग से इसी नदी के रास्ते बस कुछ 10 किलोमीटर ही आगे जाना पड़ता है। पर इस रास्ते की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ हर थोड़ी देर में कुछ बड़े खूबसूरत वाटरफॉल्स भी दिखते हैं, जिनको करीब से देखे बिना रहा ही नहीं जाता। फिर वाटरफॉल से गुजरते रास्तों के बाद रोड खत्म हो जाता है और शुरू होता है एक पैदल रास्ता, जहां से कुछ दूर चलते ही आता है तिब्बत बॉर्डर, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और बिल्कुल इसी जगह से दलाई लामा जी ने अपना सफ़र इंडिया की तरफ शुरू किया था, जहां आज एक बहुत ही खास पेड़ है जिसकी कहानी उसे और भी खास बनाती है। 1959 में जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा करना शुरू किया, तब दलाई लामा जी कुछ सोल्जर्स के साथ इन पहाड़ों के मुश्किल रास्तों से तिब्बत छोड़कर इंडिया में शरण लेने आए थे। इस सफ़र के दौरान उनके हाथ में एक डंडी थी, जो इंडिया पहुंचने के बाद यहीं ज़मीन में गाड़कर वो आगे बढ़ गए थे। वक्त बीता और वही डंडी धीरे धीरे एक बड़े पेड़ में बदल गई, और यही है वो पेड़ जिसे आज होली ट्री के नाम से जाना जाता है, जो आज यहाँ रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही पवित्र जगह बन चुकी है। और ये पेड़ बॉर्डर से इतना करीब है कि यहीं से चाइनीज पोस्ट देखे जा सकते हैं। तो लास्ट विलेज से आगे जहाँ पर लास्ट रोड ख़त्म होती है, उससे जो पैदल रास्ता था मैंने उसे भी कवर कर लिया है, होली ट्री का। उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि जहाँ से आगे सिविलियंस जा ही नहीं सकते, सिर्फ सोल्जर्स जा सकते हैं, क्योंकि अब चाइना के हम अब इतना ज़्यादा करीब है कि चाइना के पोस्ट यहाँ से दिख सकते हैं, चाइना का पहाड़ तक यहाँ से दिख सकता है। तो इतना ज़्यादा करीब अब चाइना के आगे हैं कि सिविलियंस अब इस पॉइंट से आगे अलाउड ही नहीं है। ज़ेमिथांग में ही एक ऐसी बस्ती है जहाँ कुछ ऐसी मान्यताएं दिखती हैं जो आपने इंडिया में शायद ही कहीं देखी हो। और अभी मैं वहीं जा रहा हूँ, जो इस वैली से 2000 फीट और ऊंचाई पर बसी है। पर इसकी ऊंचाई की वजह से ही यहाँ ज़ेमिथांग का एक लौता मोबाइल टावर भी लगा है। आजकल ऐसी रिमोट जगहें भी ऑनलाइन दुनिया से कनेक्टेड हैं। वैसे भी आजकल के ज़माने में हम सभी कुछ ना कुछ ऑनलाइन खरीदते ही रहते हैं। इनफैक्ट ऑनलाइन खरीदना स्टोर जाकर खरीदने से ज़्यादा कॉमन हो गया है। बट इसका मतलब ये भी है कि ऑनलाइन कुछ बेचने का इससे अच्छा टाइम नहीं है, क्योंकि अब अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना भी बहुत ईजी हो गया है ऊडू की वजह से। बस इनकी ई कॉमर्स ऐप में जाकर कुछ मिनट्स में ही अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बस प्रोडक्ट की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और अपनी पसंद का डिज़ाइन, बाकी सब एआई संभाल लेता है। फिर प्रोडक्ट के फ़ोटोज़ और प्राइस डालना है, बस अपना ई कॉमर्स बिजनेस तैयार। बल्कि इस एक ऐप से ही सेल्स, इनवॉइस सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ऊडू की इतनी सारी स्मार्ट ऐप्स में से कोई भी एक ऐप पूरा लाइफ टाइम फ्री होती है। तो अगर आपको भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन के लिंक को ज़रूर चेक करना। कुछ ही देर में मैं उस ऊंची बस्ती तक भी पहुंच ही गया। 9000 फीट की हाइट पर एक हिल टॉप पर बसा ये है लुम्पो। चारों ओर खूबसूरत पहाड़ों के बीच में बसे ये घर पुराने किस्से कहानियों से निकले लगते हैं, जिनके बीच से गुजरते हुए ऐसा लगता है कि जैसे समय में कई साल पीछे आ गए हो। फिर यहाँ की गलियों में घूमते घूमते मेरी मुलाकात हुई यहीं रहने वाले एक भाई से, जो अब मुझे अपना गांव घुमाने वाले थे। खास बात यह है कि यहाँ पर भूटान और तिब्बत के कल्चर का और भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिखता है, क्योंकि यहाँ घरों पर मैंने कुछ लकड़ी के ये स्ट्रक्चर लगे देखे और उनकी वजह मैंने इनसे पूछी। ये वो ऊपर क्या लगाया हुआ है, जो ऊपर ये घर के लगा हुआ है, क्या है ये? ऊपर लिंग लगा हुआ है।
लिंग। अच्छा। आपने भूटान में भी देखा होगा, दरवाजा तरफ लगा है, कोई पेंटिंग करके रखा है। और हम लोग का इधर ऐसे क्या बोलते हैं, घर का कोना में लगा होता है साइड में, क्योंकि ये जो आप लोग का एग्जांपल रखने से आप लोग का घर में वो नींबू और मिर्ची लटका के अच्छा, रखता है ना, हाँ, बुरी नज़र से अच्छा अच्छा। रुकाने के लिए। और ये ऐसे सेम है, हम लोग का ये बुरी नज़र को रुका देता है। और जब घर नया बनाने लग जाएगा ना, तब ये लगा देता है। यहाँ पे उस सब टाइम घरों से- में ही लगा है क्या है? हाँ, सब घर में लगा है। जब घर नया बनाने लग जाएगा ना, हाँ। तभी से लगा देता है ये। अच्छा अच्छा, ये लकड़ी से बनाया हुआ ना ये? जी जी हाँ, सब लकड़ी से। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि मैंने देखा कि यहाँ आज भी दरवाजों पर लकड़ी से बने लॉक यूज होते हैं। और ये पुराने जमाने का लॉक नए जमाने से भी ज्यादा मजबूत लगता है। लुम्पो जिस हिल टॉप पर है, उसके पास में ही एक पहाड़ी पर यहाँ का सबसे बड़ा बुद्धा स्टैच्यू है। गुरु रिम्पोचे के इस स्टैच्यू की खास बात यह है कि इसका फेस ज़ेमिथांग की तरफ नहीं, बल्कि उस डायरेक्शन में रखा गया है जिस तरफ तिब्बत है। और ऐसा करने की वजह कुछ साफ नहीं है, लेकिन ज़ेमिथांग की वैली का यहाँ से एक बड़ा खूबसूरत नज़ारा दिखता है। पर इस नज़ारे के साथ साथ जैसे जैसे अंधेरा हुआ तो कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हुआ। तो अभी ज़ेमिथांग में मैंने अपने होम स्टे की टेरेस पे आकर, जो कि यहाँ पे थोड़ा अंधेरा हो रहा है, एक बहुत ही अच्छी चीज़ देखी है। मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि यहाँ पर मुझे मिल्की वे देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ फोटोज़ में, इनफैक्ट कहीं डार्क प्लेस में जाकर आपको आंखों से भी दिख सकता है वो। बट ये क्योंकि लास्ट विलेज है और इतना ज़्यादा रिमोटली लोकेटेड है, लाइट पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ बहुत ही खूबसूरत मिल्की वे देखने को मिल रहा है अभी। अगली सुबह मैं ज़ेमिथांग से दूर एक ऐसी अनदेखी वैली में गया जो बिल्कुल वैसी ही है जैसा एक सुकून भरी जगह हम सब इमेजिन करते हैं। अरुणाचल की इस खूबसूरत वैली का नाम है सांगती वैली। हल्की धूप से सोने जैसे चमकते ये खूबसूरत मैदान, जिन पर मंडराती भेड़ें इस पूरे नजारे की जान है। तो अभी मैं हूँ संगती वैली में और यहाँ पर इतना खूबसूरत सा शीप फार्म है और मेरे आसपास ये भटकते हुए शीप को आपको देख के पता चल जाएगा कि कितनी सारी शीप्स हैं यहाँ पे और आराम से घास चल रही हैं। इनके ऊपर एक घंटी बांधी हुई है, तो उनकी आवाज़ के अलावा यहाँ पे कुछ और सुनाई नहीं दे रहा। बस ये जो भेड़ें इधर से उधर जब चल रही हैं तो इनकी घंटियों की बजने की आवाज़ आ रही है। बाकी पूरा एकदम शांति है यहाँ पे, बहुत ही सुकून भरी जगह है। इस नज़ारे को देखते हुए बस कुछ देर में ही समय और जिंदगी की वो रफ्तार फिर से धीमी महसूस होती है। इन दूर दराज बसी और छुपी जगहों में मुझे जिंदगी जीने का एक नया तरीका देखने को मिला। चाहे पहली नज़र में इन जगहों में नई फैसिलिटीज और आराम की कमी महसूस हो, पर पहाड़ों की छांव में कुछ दिन यहाँ की जिंदगी का हिस्सा बनकर समझ आता है कि वो पहली नज़र में दिखती कमियां असल में कमियां नहीं थी। जहाँ शहर में बेहतर जिंदगी की दौड़ हर दिन शुरू हो जाती है, पहले से और ज़्यादा और सुविधाओं को पाने की, वहीं यहाँ की धीमी जिंदगी जीने को आसान बनाने के लिए जीना नहीं भूलती। थोड़ा सा देना, बस थोड़ा सा। नमस्ते। जहाँ शहर में ज़्यादा का मतलब और बेहतर होता है,
वहीं यहाँ ज्यादा का मतलब सिर्फ ज्यादा होता है। टाटा। और भला उस आसान जिंदगी की भी क्या ही कीमत जो अपना सुकून बेच कर आए।